हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन में हमने क्लास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जाने थे और आज के सेशन क्लास 11 में हम जानेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो शुरू करते हैं। किसी भी देश का संविधान उसकी बुनियाद होता है। पर क्या हो जब वक्त के साथ बदलाव की जरूरत पड़े। तो चलिए आज समझते हैं कि भारत का संविधान जो इतना मजबूत है वो समय के साथ कैसे बदलता है। जरा सोचिए, वो किताब जो पूरे देश को चलाती है, उसके नियम कैसे बदले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिससे हर देश को दो चार होना पड़ता है। दुनिया भर में देखें तो मोटे तौर पर दो तरह के मॉडल दिखते हैं। एक तरफ है यूके का मॉडल, जहां संविधान बदलना काफी आसान है। इसे हम लचीला संविधान कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका का मॉडल, जहां यह प्रक्रिया बेहद बेहद मुश्किल है, तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो फिर भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? भारत ने चुना बीच का रास्ता। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ना तो पूरी तरह लचीला है और ना ही पूरी तरह कठोर। ये इन दोनों का एक बहुत ही सोचा समझा मिश्रण है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सोच को बहुत अच्छे से समझाया था। उन्होंने कहा था, हम इस संविधान को जितना हो सके ठोस बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें बदलाव की गुंजाइश होनी ही चाहिए। मतलब नींव मजबूत हो पर जरूरत पड़ने पर इमारत में कमरे बनाए जा सकें। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि संविधान में संशोधन के ये तीन अलग अलग रास्ते आखिर हैं क्या। जी हाँ, हमारे संविधान को बदलने के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे तीन तरीके हैं। पहला और सबसे आसान रास्ता है साधारण बहुमत। ये रोजमर्रा के या रूटीन बदलावों के लिए है, जैसे कि किसी नए राज्य को बनाना हो या नागरिकता से जुड़े नियमों में कोई फेरबदल करना हो। इसके लिए बस सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए होता है। अब आता है दूसरा रास्ता, विशेष बहुमत। ये थोड़ा मुश्किल है और इसका इस्तेमाल संविधान के जरूरी हिस्सों में बदलाव के लिए होता है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें दो शर्तें पूरी करनी होती हैं, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही मौजूद और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत। और फिर है तीसरा और सबसे मुश्किल रास्ता। इसमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी है। ये उन मामलों के लिए हैं जो हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। तो ये तीन रास्ते तो समझ आ गए, लेकिन असल में होता क्या है? मतलब एक संशोधन का बिल कानून तक का सफर कैसे तय करता है? आइए इस पूरी यात्रा को देखते हैं। देखिए, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। फिर उसे दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना होता है। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है और अगर मामला संघीय ढांचे से जुड़ा है तो आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। जब ये सब हो जाता है तो बिल राष्ट्रपति के पास जाता है और उन्हें इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है। और बस बिल कानून बन जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इतनी शक्ति के बाद क्या संसद संविधान में कुछ भी बदल सकती है? क्या कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे वो पार नहीं कर सकती? तो सवाल ये उठता है कि क्या संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित है? क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? इसका जवाब है एक शब्द में नहीं। और ये सीमा तय की है सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के जरिए। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये वो आत्मा है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों पर। कुछ लोग इसे त्रुटिपूर्ण कहते हैं तो कुछ इसे लचीला। चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। इस प्रक्रिया की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे कि संशोधन शुरू करने की सारी ताकत लगभग संसद के ही पास है, या फिर अमेरिका की तरह हमारे यहाँ कोई अलग से संवैधानिक सम्मेलन बनाने का सिस्टम नहीं है, और अगर दोनों सदनों में किसी बात पर गतिरोध हो जाए तो उसे सुलझाने का कोई रास्ता, जैसे कि जॉइंट सिटिंग, नहीं है। लेकिन इस पर संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि संविधान सभा ने जानबूझकर एक सरल प्रक्रिया बनाई ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरत के हिसाब से बदलाव करना मुश्किल ना हो।
और सिर्फ वही नहीं, जाने माने विशेषज्ञ केसी वेयर ने भी भारतीय प्रणाली की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये लचीलेपन और कठोरता के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बनाती है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और आखिर में ग्रैनविल ऑस्टिन की ये बात इस पूरी बहस को एक बेहतरीन अंजाम देती है। वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया जटिल नहीं बल्कि विविध है, मतलब अलग अलग तरह के बदलावों के लिए अलग अलग स्तर की मजबूती। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि कैसे एक दस्तावेज को इतना जीवंत बनाया गया कि वो हर दौर में प्रासंगिक बना रहे।